आज हम लोग प्रथम पाठ को पृथ्वी और तारामंडल, इसमें से तीन मुख्य टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है वो कॉन्स्टेलेशन है, दूसरा है जीवन की उत्पत्ति और तीसरा है कुछ खगोलीय घटनाएं जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो इसमें से जो पहला टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति। तो इस संबंध में दो मत हैं। एक मत तो जो धर्म से निकल करके आया है कि अलौकिक शक्ति की वजह से अचानक से और एकदम से संपूर्ण सृष्टि यानी पृथ्वी की रचना हुई है, इसमें जीव भी उत्पन्न हुए हैं, जो कि आस्था से बहुत से लोग मानते हैं। परंतु दूसरा जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसमें तर्क के लिए भी गुंजाइश है। यह प्रयोगों द्वारा सत्य किया जा सकता है, सत्य सिद्ध किया जा सकता है और इसके प्रमाण भी होने चाहिए। तो जो प्रायोगिक दृष्टिकोण से जो प्रमाणों की सटीकता से निकल करके आया है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के अंतर्गत जो जीवन की उत्पत्ति है वह क्रमिक विकास और जो मैकेजमेटिक जो वेग है उसकी वजह से इसका उत्पत्ति होना बताया गया है। जो रासायनिक यांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके तहत जीवन की उत्पत्ति होना संभव बताया गया है। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से संभव हो पाई है। सर्वप्रथम इसके लिए हम कई सारे बिंदुओं को इसमें देखेंगे। पहला बिंदु है कि पृथ्वी जो है सूर्य से उत्पन्न हुई थी। उस समय यह काफी गर्म थी। आप चित्र के द्वारा देखिए और समझिए। दूसरा बिंदु है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो ज्वालामुखियों का विस्फोट लगातार हो रहा था, जिसकी वजह से तमाम तरीके की गैसें निकल करके वातावरण में मिली जा करके। इन गैसों में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह गैसें थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन टूट करके हाइड्रोजन से मिली और जल का निर्माण हुआ, लेकिन वो जल वाष्प के रूप में ही कहाँ रहा, वातावरण में रहा। आप चित्र के द्वारा देख करके समझिए। कुछ समय बाद, कुछ लाखों करोड़ों साल बाद जब पृथ्वी का वातावरण थोड़ा और ठंडा हुआ, जब पृथ्वी की सतह थोड़ी और ठंडी हुई, तो वह जो बादल के रूप में जो जल था वह पानी पर बरसात के रूप में आया और फिर से जो है वाष्प बन करके फिर ये वर्षा, फिर वाष्प, फिर वर्षा, ये चक्रण होता रहा लाखों करोड़ों सालों तक। इसी क्रम में कुछ गैसों ने रासायनिक क्रिया करके, कुछ गैसें जैसे मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प, इन्होंने क्रिया करके और किस चीज़ का निर्माण किया, हाइड्रोजन। इन्होंने इस चीज़ का निर्माण किया कि कुछ जैवीय अणु
उनका निर्माण किया। आप लोग जैसा जानते ही हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो जैव अणुओं से ही मिलकर के बना हुआ है। अतः चूंकि इन अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक जैव अणुओं का निर्माण होना, जैसे अमीनो अम्ल, कुछ कार्बोहाइड्रेट, बाद में कुछ न्यूक्लिक एसिड, तो इस प्रकार से इनका बनना यह सिद्ध करता है कि जो प्रारंभिक जैव अणु बने हैं इन्होंने ही जीवन की शुरुआत की होगी। चूंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स आदि का बना हुआ है, अतः इन जैव अणुओं का बनना यह सिद्ध करता है कि जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी। आप एक चित्र के द्वारा देखिए, स्टैनले मिलर, जिन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करके दिखाया था, इन्होंने साधारण सी गैसें ली, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प, और इन्होंने इसको अपने प्रयोग में, अपने उपकरण में कई दिनों तक इसको प्रयोग करते रहे, लगभग 14 दिनों तक। और फिर बाद में इन्होंने जो उसका गाढ़े रंग का भूरा द्रव्य मिला, उसका इन्होंने एनालिसिस किया, तो इन्हें पता चला कि यह जो गाढ़े रंग का भूरा द्रव्य मिला हुआ है, यह वास्तव में अमीनो अम्ल हैं, कुछ विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। चूंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन की जटिल संरचना बनाते हैं, इसलिए ये माना गया कि जीवन के जो जैव अणु हैं इस प्रकार से बने होंगे। आप चित्र के द्वारा देख करके समझिए। अतः वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जीवन की उत्पत्ति होना दरअसल एक सतत विकास क्रम की रासायनिक और भौतिकी प्रक्रिया है, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया है, और इसके फलस्वरूप जीवों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले जो जीव बने वो वायरस जैसे थे, जिनके केवल बीच में न्यूक्लिक अम्ल था, डीएनए या आरएनए, और आसपास प्रोटीन का कवर था। ऐसे जीवाणु बने, वो वायरस बने। तो फिर उसके बाद में कुछ अन्य प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव बने, जैसे बैक्टीरिया जैसे। फिर इन्हीं प्रोकैरियोट्स के सम्मिलन से यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स से पौधे और जंतु अलग अलग तरीके से बने। इसको हम थोड़ा सा चित्र के फ्लो चार्ट के माध्यम से समराइज करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले कौन सी गैसें थी? NH3, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प और मीथेन। इन गैसों को, मिश्रण को स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में लिया था। इन्हीं गैसेस से जो प्रेसिपिटेट यानी जो जमा हुआ गाढ़े भूरे रंग का द्रव्य मिला, उसकी जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो पता चला नहीं, ये क्या है? अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स है। बाद में इसी स्टैनले मिलर के प्रयोग में विभिन्न प्रकार की गैसों को और कई अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को स्थानांतरित करके, मिला करके प्रयोग द्वारा ये निष्कर्ष किया गया कि न्यूक्लिक अम्ल के जो प्यूरिन और पिरामिडीन है और न्यूक्लिक अम्ल भी बन सकता है। ये अमीनो अम्ल बने। अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स बनी। इधर आपका न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन ने मिलकर के क्या बनाया, वायरस जैसे जीव बनाया, वायरस जैसे जीव बनाया। एक्चुअली वो वायरस जीव नहीं है, परंतु हम वायरस को कह सकते हैं कि प्रकृति में बने सबसे पहले जीव जैसे कण, इनका निर्माण हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि प्रोकैरियोट्स बने। प्रोकैरियोट्स यानी कि जीवाणु। जीवाणुओं ने अन्य कोशिकाओं के साथ में, जो अन्य कोशिकाएं थी उनके साथ में मिलकर के, अन्य संरचनाएं थी, कोएसर बेड्स जैसी संरचनाएं थी, उनके साथ में मिलकर के क्या बनाया, यूकैरियोट्स बनाया। यूकैरियोट्स बनाया। यूकैरियोट्स मतलब एक कोषीय, यूकैरियोट्स बने। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स बने। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स जैसे कि आपके एक कोश की एल्गी, एक कोश की प्रोटोजोआ के जंतु, यानी कि क्या बने, एक कोश की पौधे और एक कोश की जंतुओं का निर्माण हुआ सबसे पहले। तो आप इस माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से, अब बात यह आती है कि आखिर जीवन का विकास कैसे हुआ। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोशिका को, यानी कोशिका को, एक सिंगल कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो इस वजह से एक कोशिकी जीवों का निर्माण होना ही जीवन की उत्पत्ति कहा गया है। बाद में जो आज हम इतने सारे विभिन्न जीवों को देखते हैं, अर्थात में ये ऐसा है कि इसका एक्सप्लेनेशन डार्विन बहुत पहले ही कर चुके थे। उनके एक्सप्लेनेशन के अनुसार प्राकृतिक चयन, विभिन्नताएं और इन विभिन्नताओं की पुनरावृत्ति, इनहेरिटेंस, क्या है, इस जैव विविधता का कारण है। अर्थात जो बाकी के जीव बने वो इनके जैसे सरल एक कोश की जीवों से उत्पन्न हुए हैं, और आज जो हम इतनी जैव विविधता देखते हैं, बायोडायवर्सिटी देखते हैं, वह सरल से और जटिल की ओर कार्बनिक इवोल्यूशन का, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का प्रमाण देता है। यह तो हमारी जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक था। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों में, या अपने जो पृथ्वी के बाहर का जो अंतरिक्ष है, उसमें किसी ग्रह पर क्या जीवन की संभावना है। हम लोग टेलीविज़न और न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से ये जाना करते हैं कि एलियंस, यूएफओस वगैरह यहाँ दिखे, वहाँ दिखे। क्या ये सच है? निश्चित रूप से ये इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। एलियंस या यूएफओस के एग्जिस्टेंस का इग्नोरेंस नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए एक इंटरनेशनल वैज्ञानिकों की संस्था है, सेटी, SETI, इसका फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट लाइफ। तो ये क्या करती है, वैज्ञानिकों के समूह ने एक रेडियो दूरबीन भी लगाई हुई है जो रेडियो सिग्नल्स को पकड़ती है। अच्छा, यहां से भी रेडियो सिग्नल्स अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, परंतु अभी तक कुछ रिस्पॉन्सेस तो आए हैं बाहर से, परंतु बिल्कुल स्पष्ट संकेत नहीं आए हैं किसी भी ग्रह के जहां पर जीवन संभव हो। परंतु इस सेटी संस्था के माध्यम से वैज्ञानिकों के प्रयास अब भी जारी हैं और हो सकता है, ज़्यादातर संभावना ऐसी ही है कि दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ संभव है। आप लोग चैनल को लाइक करें और इस कोरोना काल में पूर्ण रूप से सतर्क रहें, घर पर रहें और अपने बचाव का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।